नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। बहुत स्वागत है आप सबका। आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त आरक्षण पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। अदालत, विधानसभा, राजभवन और अब सड़क तक इसका संघर्ष दिखता है। आदिवासी समाज सड़क पर प्रदर्शन करने पर आमादा है, मजबूर हुआ अपने आप को बताया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी खुलेआम राजभवन पर अब सवाल उठा रहे हैं, भूमिकाओं पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इस पर पलटवार भी हो रहा है। इस पर आखिर कहां जाकर ये युद्ध, ये संघर्ष थमेगा और कब असल में लाभ मिलेगा, ये सबसे मूल प्रश्न है। आज की डिबेट में ऐसे कई सवाल हैं जिनका सीधा जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। इसके पहले आरक्षण पर जो सर्व आदिवासी समाज का आज प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन की तस्वीरों ने भी काफी कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं। शिशुपाल सोरी जी हैं, संसदीय सचिव कांग्रेस पार्टी का, सत्ता पक्ष का यहां पर बात रखने वाले हैं। देवलाल ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता। नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र वर्मा जी हैं, पूर्व सचिव विधानसभा के, जो एक्सपर्ट के तौर पर इस पूरी परिस्थिति, जहां राजभवन के अधिकारों तक की चर्चा हो रही, उन सब पर हम उनसे भी उनकी राय लेंगे, बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से, ताकि आप समझ सकें दिन भर घटा क्या इस बारे में। सड़क पर ललकार, आरक्षण पर आर पार। आगे हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि जेल भरेंगे पूरा छत्तीसगढ़ का, जेल भरो आंदोलन करें। आरक्षण पर रण खुलेआम, कैसे होगा विराम। अपमान है कि हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में राजभवन घेराव के लिए कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचा, लेकिन वो मिली नहीं। वहाँ के अधिकारी भी नहीं आए। वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी वर्दी में थे, वो आए, बोले महामहिम जी का तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। ज्ञापन के संबंध में तो बात ही नहीं हुआ। ज्ञापन तो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। आगे हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि जेल भरेंगे पूरा छत्तीसगढ़ का, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इधर कांग्रेस भी 3 जनवरी को महारैली के जरिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। आरक्षण पर देरी से कांग्रेस सरकार के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक अटकाने का बहाना ढूंढ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठे लगते हैं। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। लंबे समय तक यहाँ के लोगों के हित को अगर नजरअंदाज करते हुए इस तरीके से बातें होंगी तो कांग्रेस पार्टी की कल की बैठक में निर्णय हुआ है कि 3 तारीख को महारैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर राजभवन को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गवर्नर चाहे तो किसी से भी सलाह ले सकती हैं। उनका एकात्म परिसर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। तो हमारे ऊपर आरोप लगाए आरक्षण को लेकर के कि बीजेपी नहीं चाहते, कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था। अटके आरक्षण विधेयक पर देरी से संवैधानिक टकराव बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आरक्षण विधेयक आखिर कब तक राजभवन में यूं ही अटका रहेगा। क्या विरोध प्रदर्शन से राज्यपाल पर हस्ताक्षर का दबाव बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब किसके कितने अधिकार हैं, किसका कितना दायरा है, इसको लेकर भी इस विधेयक पर चर्चा स्तर तक जा चुकी है। हमारे साथ में देवलाल ठाकुर साहब, शिशुपाल सोरी साहब और देवेंद्र वर्मा जी जुड़े। जैसा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप सभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को बिना किसी और रोक टोक के शुरुआत में कहें। 90 सेकंड्स में आप अपनी बात रखें, फिर हम खुली चर्चा इस पर करेंगे। पॉलिटिकल कमेंट से पहले आज मैं देवेंद्र वर्मा जी से शुरुआत करूंगा। देवेंद्र वर्मा जी, इस संकट को आप कैसे देखते हैं? कोई संवैधानिक टकराव जैसे हालात हैं? कहां समाधान इसका दिखता है, कब तक दिखता है? देखिए, ऐसा ये संकट तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएट किया हुआ संकट है, ऐसा कोई संकट नहीं है।
क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जब एक बार ये स्थापित कर दिया, सभी राज्यों ने मान लिया और अपने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसे सभी केंद्र और राज्य सरकार स्वीकार कर चुके हैं। और जो छत्तीसगढ़ का पहले का जो 58% का जो अधिसूचना थी, जो एक्ट था, वो भी इसी आधार के ऊपर खारिज हुआ कि 50 से अधिक नहीं हो सकता। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को 50% तक की सीमा में रहते हुए ही आरक्षण का अधिनियम पारित करना चाहिए। और ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें दबाव की राजनीति से या किसी प्रकार की टीका टिप्पणी से राज्यपाल दस्तखत कर देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल संविधान की रक्षक है और उन्हें संविधान के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ में देवलाल ठाकुर साहब भी और सोरी साहब भी। शिषपाल सोरी जी, आज आप भी दिखाई पड़े जब सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन करने गया, राजभवन भी आप गए। क्या आपको लगता है दबाव की राजनीति है तो कौन कर रहा है? जहाँ तक राज्यपाल महोदया का सवाल है, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि वो जो उनके अभी तक के एटीट्यूड रहे हैं ट्राइबल के प्रति, जो उनमें जो गंभीरता और उनके प्रति जो संवेदना है, उसको देखते हुए हम सबको लगता था, और खुद ने भी ये बात कई बार कही थी, सार्वजनिक तौर पे भी कही थी कि जैसे ही ये विधानसभा से अधिनियम बन के आता है, मेरे को देर नहीं लगेगी। और उन्होंने हमेशा आदिवासियों के हितों की चिंता की थी। आज उसी संदर्भ में पूरे प्रदेश के हमारे आदिवासी भाई आए थे कि राज्यपाल महोदया हमारे समुदाय से भी हैं, संवेदनशील भी हैं, तो उनसे हमको कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। किंतु जिस हिसाब से उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों से मिलना ही उन्होंने मना कर दिया, तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें कुछ न कुछ दबाव है। और दबाव कहाँ से है, हम सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि दबाव एकात्म परिसर से ही है। और जैसा मैं देवेंद्र वर्मा जी से सुन रहा था, ऐसा कहीं संविधान में नहीं है कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता। वहाँ के डेमोग्राफी और जो विशेष हालात बनते हैं किसी राज्य के, तो उस आधार पे ये 50% की सीमा भी हो सकता है। चलिए, इस पर भी हम कई बार बहस कर चुके हैं शिषपाल सोरी साहब, लेकिन फिलहाल आज की मौजूदा हालात के ऊपर, इस संकट पर हम बात करें। मैं आऊंगा डिटेल में आपसे बात करना है। देवलाल ठाकुर साहब, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, बीजेपी का एकात्म परिसर का दबाव है, कानूनी सलाहकार विधि विशेषज्ञ भी वहीं से जुड़ गए हैं, इस तरह के सीधे आरोप लग रहे हैं अब राजभवन पर और बीजेपी पर। देखिए, महामहिम आदिवासी परिवार से आती है, आदिवासी समाज की बेटी है, और आदिवासी समाज की बेटी कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब भी आरक्षण के पक्ष में बिल लाए तो भारतीय जनता पार्टी सर्व वर्ग के आरक्षण के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी रही। लेकिन उस पर यह चर्चा भी हुई कि बिल आधी अधूरी बिल न भेजी जाए। आप उपचुनाव को देखते हुए बिल जारी कर रहे हैं, इस पे विधि विशेषज्ञों की राय ली जाए और इस पर संपूर्ण चर्चा की जाए। लेकिन उसके बाद भी इनके मनमानी तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद भी आरक्षण बिल का रुकना कहीं न कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर्मण्यता के कारण है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जातिवाद का जहर घोलने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कामयाब हो गए इस छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को वर्ग से वर्ग संघर्ष और जाति से जाति संघर्ष की ओर ढकेल चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज ने घेराव किया है, कल अनुसूचित जाति के समाज के लोग घेराव करेंगे, परसों ओबीसी समाज के लोग घेराव करेंगे। लेकिन ये कहां तक संवैधानिक रूप से सही है, इस बात का फैसला यहाँ के छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवियों को करना चाहिए कि ये कहां तक न्याय संगत होगा कि अगर आपसे बिल के मसौदे पर महामहिम ने अगर 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उन्हें जवाब क्यों सौंप देती जब आपका मामला उच्च न्यायालय में आप। चलिए, आपने अपनी बात रखी देवलाल साहब। अब एक हम सीधी बहस करेंगे, खुली बहस करेंगे। पहले देवेंद्र वर्मा जी से पूछते। देवेंद्र वर्मा जी, ये आपने बहुत साफ और स्पष्ट कहा, लेकिन इस वक्त
राजभवन कितना वक्त ले सकता है, विधिक सलाहकार उनके कौन हैं और आगे कितने समय में वो हस्ताक्षर करेंगे, लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, इस पर भी एक डिबेट छिड़ी। आपका तजुर्बा क्या कहता है इस मसले पे, आगे क्या होने वाला है? देखिए क्या है कि ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है ये संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप होती है, ये कहीं किसी दबाव या इसमें नहीं होती। और जो विधेयक पारित हुआ है, जब आप खुद सोचिए, और मैं तो एक ये प्रश्न रख रहा हूँ, जब 58% का हाईकोर्ट ने इसको स्वीकृत नहीं किया और उन्होंने कहा कि इसको 50% के सीमा में करिए, और मैंने पहले भी कहा है कि 50% की सीमा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर दी है, जिसे न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि सभी राज्य सरकारों ने भी माना है, और इसके हिसाब से 50% से अधिक नहीं हो सकता। जहाँ तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात है, इनका आरक्षण का प्रतिशत तो ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 30.62 है, जो एससी की पॉपुलेशन है वो 12.82 है, और जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो 38% है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाना है उसमें कुछ राइडर्स लगे हुए हैं। जैसे उसमें लगा हुआ है एक राइडर के क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर का निर्धारण, क्या क्रीमी लेयर के संबंध में कोई सर्वे हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कितना क्रीमी लेयर है? और इसलिए ओबीसी का जो आरक्षण है, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ओबीसी के आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए, और बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो कि संविधान प्रदत्त है, क्योंकि ये तो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन जो 93 में बना, उसके आधार के ऊपर बाद में ये हुआ कि पॉपुलेशन कितनी, और हर एक स्टेट अपने यहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए, उनकी न केवल आर्थिक स्थिति बल्कि सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करे, और फिर ओबीसी पर एक तर्क दिया जाता है वर्मा जी कि ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर ये 50% से एक्सीड है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास में क्वांटिफिएबल डेटा है, और उस आधार के ऊपर उन राज्यों ने ऐसा किया है। यही सरकार का भी तर्क तब भी था जब इसे विधानसभा में लाया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर 69% से ऊपर आरक्षण है, और वहां की स्थिति ऐसी थी कि जब बना तो जो 9th शेड्यूल है उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि देखिए ये सब राजनीति, ये आरक्षण में राजनीति बहुत ज़्यादा है। जब सबसे पहली बार 9th शेड्यूल हुआ तो उसमें केवल भूमि सुधार के कानूनों को शामिल करना था, लेकिन जयललिता जब वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने किसी प्रकार से प्रभावित करके वहाँ के आरक्षण विधेयक को जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर करवा लिया 9th शेड्यूल में शामिल करके। लेकिन अब आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं एक जानकारी और सबको देना चाहता हूँ कि 9th शेड्यूल में रखा जाना ये विधि सम्मत है कि नहीं है, ये क्या जुडिशियल स्क्रूटनी से ऐसे कानूनों को निकाला जा सकता है? ये पिटीशन भी एक 7 सदस्यीय बेंच के समक्ष लंबित है, और जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है सितंबर में। आपके सारे तथ्यों के ऊपर लंबी हमने कई दफा चर्चा की वर्मा जी, लेकिन एक बात भी फैक्ट है कि आज की तारीख में राजनीतिक दलों को आज की डिमांड और उस आधार के ऊपर अपने वर्गों का निर्धारण या आरक्षण का निर्धारण करना पड़ रहा है। जैसे ही कैंसिल हुआ, विपक्ष ने यही दबाव बनाया। अब थोड़ा सा पॉलिटिकली इसके एंगल के ऊपर मैं आता हूं। देवलाल ठाकुर साहब, जब सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रतिनिधि उतारा, जब अपने कैंडिडेट उतारे भानुप्रतापपुर उपचुनाव में, आपने कहा इसी आरक्षण विधेयक के लेकर के गुस्सा है, सरकार के खिलाफ है। आज वो राजभवन गए हैं और राजभवन से बीजेपी को अटैच पाया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। अब आप इस गुस्से को कैसे देख रहे हैं? ये किसके खिलाफ है? देखिए, जो आदिवासी समाज का गुस्सा है, निश्चित ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ होना चाहिए, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वर्तमान में सरकार आपकी है। और मैं तो फिर से बोल रहा हूं, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या आदिवासियों का ही आरक्षण छीना गया है? क्या आप आदिवासियों की आरक्षण दे रहे हैं? आदिवासियों को आप ढाल बनाकर उनके साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। नहीं, पर आज आदिवासियों के साथ में समाज को, आज आदिवासियों के साथ में सारे मंत्री और विधायक मौजूद रहे। खुद यहाँ शिषपाल सोरी साहब बैठे हैं, उनको भी हमने देखा उस प्रदर्शन में। क्योंकि वो कांग्रेस के लोग हैं, मुख्यमंत्री के सामने बोलने की उनकी ताकत नहीं रह गई है। जितने सर्व आदिवासी समाज के मंच पर वो थे साहब, ये तो आपको भी ज्ञात है।
सर्व आदिवासी समाज में भी अगर वो गए हैं तो वो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था, कांग्रेस वाले चाह ही रहे हैं। चलिए, अब ये बड़ा आरोप है शिशपाल सोरी साहब, वो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के सामने बात न रखकर राजभवन जाना सोरी साहब उदित जी, ये जो सर्वादिवासी समाज के निष्ठा पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो कल को इनको भी जवाब देना पड़ेगा। सर्वादिवासी समाज के जब मंच पे जब इनको मैं सर्वादिवासी समाज तो ये आपके निष्ठा पे प्रश्न खड़े कर नहीं, आप ये मंच था सर्वादिवासी समाज का, और आपको ये जानकारी मैं दे दूं, सर्वादिवासी समाज द्वारा बीजेपी, कांग्रेस सभी पक्षों के विधायकों को आहूत किया गया था और हमारे सांसदों को बुलाया गया था, पर वो नहीं आए, क्योंकि राजनीति से प्रेरित कौन हो रहा है? राजनीति से प्रेरित तो बीजेपी हो रहा है। तो ये इन्होंने केवल ये कह देने से कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, ये काम नहीं चलेगा। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या है? मुद्दे तो आदिवासियों के आरक्षण से संबंधित है, और न केवल आदिवासियों के बल्कि ओबीसी, हमारे ईडब्ल्यूएस और एससी के मामले हैं। आज हजारों नौकरियों। देवलाल ठाकुर साहब, एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। देवलाल ठाकुर साहब, अगर सर्व आदिवासी समाज की मांग भी जायज है, उनका गुस्सा भी सरकार के खिलाफ है, तो फिर बीजेपी के प्रतिनिधि उससे दूर क्यों रहे? बीजेपी के प्रतिनिधि कहीं पर दूर नहीं है। आदिवासी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। आज लेकिन कोई नजर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के लोग समझने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज इस चीज को समझ रहा है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों की आड़ में जो जातिवाद, जाति संघर्ष का खेल खेल रहा है, आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा। आदिवासी समाज इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है। ये क्या आपको लगता है क्यों आदिवासियों के साथ जो राजनीति कर रहे हैं, ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इनके तो आदिवासी आरक्षण करने पे तुले हुए। अभी आपने देखा होगा कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता पे आप बता दें कि समान नागरिक संहिता क्या है। अब यहाँ पंथनिरपेक्ष हमारा जो भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है, और उसके तहत सभी जाति धर्म के लोग यहाँ हैं, सबके अपने सामाजिक विधियां हैं, सब उसके अनुरूप सब काम कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम समाज आपको तो मुख्यमंत्री का गिराव कर देना चाहिए। उसके बाद क्रिश्चियन का है, और जो आदिवासी समाज अपनी परंपराओं से शासित होता है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सम्मान देते हुए कहा है कि रहना चाहिए। आप लोग तो क्या ये सब खत्म हो जाएंगे? चलिए, अब बारी है, अब बारी सीधे सीधे उत्तर देने की है, सीधे सीधे उत्तर देने की है। तो मैं भी मानता कि देवलाल ठाकुर साहब थोड़ा सीधे सीधे उत्तर देते हैं। अब आप सर्व आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, तो वो चेतावनी दे गए हैं कि वो जेल भरेंगे, बीजेपी उनके साथ होगी। 20 सेकंड में बात रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के आरक्षण में संविधान अनुरूप उनके साथ है। जो संविधान में संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को दिया गया है 32% आरक्षण का, उसको पहले प्रदेश की एक कांग्रेस सरकार पृथक रूप से मुहैया कराए। आदिवासियों को गुमराह करने के लिए वर्ग से वर्ग और जाति। चलिए, बड़ी बात आपने की पृथक रूप से 32% दे, यही बात राजभवन की तरफ से भी कही गई थी। शिशपाल सोरी साहब, 20 सेकंड आपके। ये इसके हमारे विधिक सलाहकार, हमारे अपने लॉ डिपार्टमेंट है, इनके पास भी ये मामला गया था, और जिस मुद्दे 10 बात उठा रहे, ये तो 20 बातों पे चर्चा हुई है, और सारे चर्चा होने के बाद ही ये अधिनियम लाया गया है। तो ये कहना कि इस पे विचार नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए, तो जो बेस्ट विकल्प है उस पर विचार होकर किया। देवेंद्र वर्मा जी, इसमें राजभवन जो अभी रोक कर रखे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष अब खुलकर कह रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? जो राजभवन कर रहा है वो सारी प्रक्रियागत और सब संवैधानिक दायरों के अंतर्गत उचित लग रहा है, या इसमें कुछ राजनीति दिख रही? राजभवन जो कर रहा है वो निश्चित तौर पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप, जैसा राज्यपाल को अपनी संविधान प्रदत्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए, उस प्रकार से कर रहा है। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। और जो सारे आरोप लग रहे हैं, ये आरोप भी मैं इससे सहमत नहीं होता। गवर्नर हाउस के ऊपर या राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, ये केवल ट्राइबल का चल रहा है, एसटी का ऐसा नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का तो प्रतिशत जो पहले 32 था, अभी भी 32 ही रखा गया है। शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत जो पहले 12 लेकिन मामला जिस अंदाज में रुका है देवेंद्र जी, और जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बदला गया, इस पर भी
सवाल उठाए गए, प्रश्न उठाए गए, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं प्रक्रियाएं लंबी हैं, मामला पेचीदा है, इस पर कई कानूनी परामर्श और एंगल से एक फाइनल फैसला आना चाहिए जो तमाम राज्यों में एक साथ लागू किया जा सके। हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, उस मुताबिक एक फॉर्मूला होना चाहिए और यह अब तक बनता नहीं दिख रहा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शायद ये संघर्ष हो, पर यह कहीं वर्ग संघर्ष ना बने, जैसा ठाकुर साहब ने भी चिंता व्यक्त की। यह सबके लिए होना चाहिए, लाभ मिले, संघर्ष जैसे हालात ना बने। कब तक ऐसा हो पाता देखेंगे। शुक्रिया आप सबका छत्तीसगढ़ की बात में अपनी बिंदु रखने के लिए, तर्क रखने के लिए। नमस्कार।